नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवींद्र। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन विदेशी रिपोर्ट्स को सिरे से नकार दिया है जिसमें भारत के लोकतंत्र को कमजोर होते बताया गया है। पिछले दिनों अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस के बाद अब स्वीडिश संस्था वी डेमोक्रेसी ने भी भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जताते हुए रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें दावा किया गया कि भारत में 2014 के बाद बीजेपी सरकार बनने के साथ ही लोकतंत्र कमजोर होता नजर आया और अब ये चुनावी तानाशाही में तब्दील हो चुका है। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में बातचीत करते हुए विदेश मंत्री ने साफ किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और भारत में लोकतंत्र के कमजोर होने की रिपोर्ट एक तरीके से बकवास है। भारत में लोकतंत्र को कमजोर बताने वाली संस्थाएं खुद को दुनिया का स्वनियुक्त कस्टोडियन समझते हैं और उन्हें इस बात से परेशानी होती है कि भारत में कोई उनके अप्रूवल की चाहत नहीं रखता और वो उनके बनाए तरीकों से खेलता भी नहीं है, और इसीलिए वो अपने हिसाब से नियम बनाते हैं, अपने पैमाने तय करते हैं और अपने फैसले सुनाते हैं और जताते ऐसे हैं जैसे कि ये कोई वैश्विक कवायद हो। विदेश मंत्री ने साफ किया कि हमारी अपनी आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, लेकिन हम अपने हाथ में धार्मिक पुस्तक लेकर पद की शपथ नहीं लेते। सोचिए ऐसा किस देश में होता है। और इसीलिए विदेश मंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि इन मामलों में खुद को आश्वस्त करने की जरूरत है। हमें देश में लोकतंत्र की स्थिति पर किसी के भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, खासतौर पर उन लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं जिनका साफ तौर पर एक एजेंडा है। तो समझेंगे अपने आज खास कार्यक्रम में कि असल में किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कुछ संस्थाएं इस तरीके की रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं, उसके पीछे उनके तर्क क्या होते हैं और क्यों ये एक समय काल में ज्यादा मुखर नजर आती हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। विष्णु प्रकाश साहब हमारे साथ हैं, पूर्व राजदूत, और साथ ही साथ आलोक बंसल साहब हैं, निदेशक इंडिया फाउंडेशन से। आपका स्वागत है। शुरुआत विष्णु सर मैं आपसे करना चाहूँगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को हम देखते हैं और पिछले 2-3 दशकों में इस तरह की संस्थाएं काफ़ी ज़्यादा नज़र आईं और उनको तवज्जो देने की जो कोशिश मैं कहूँ वो भी कुछ ज़्यादा ही रही है, लेकिन जिस तरीके से भारत में लोकतंत्र को लेकर ये जो रिपोर्ट्स प्रकाशित की जा रही हैं, जो एक के बाद एक सामने आ रही हैं, और ऐसे में विदेश मंत्री साहब का ये साफ स्पष्टीकरण, इसे आप कैसे देखते हैं भारत और भारतीय राजनयिकों के नज़रिए से? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं अगर स्पष्ट कहूं तो भारत का जो मजबूत लोकतंत्र है इनके हलक के नीचे नहीं उतरता है। ये अब की बात नहीं है कविंद्र जी। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से कई संस्थाएं हैं जिनका एजेंडा है और भारत के टूटने का वो जिक्र करती रही हैं। भारत जैसे जैसे मजबूत होता रहा, इनके मंसूबों पर पानी फिरता रहा, पर ये लगातार वही करते हैं। अब ये जो दो संस्थाओं का आपने जिक्र किया, बहुत संक्षिप्त में मैं पे टिप्पणी करूं तो एक संस्था जो अमेरिका में है, इनके 80% इनके जो पैसे हैं, इनकी फाइनेंसेस हैं, वो सरकार से इनको मिलती है। तो दीपक तले अंधेरा है जो अपने देश में होता है। मुझे अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं है। हमारा बड़ा अच्छा रिश्ता है, पर क्योंकि इन्होंने भारत के खिलाफ बोला है तो मैं सिर्फ ये सामने रखना चाहता हूँ आपके दर्शकों के कि अब बहरहाल में अभी ही कुछ महीने पहले राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे। अच्छा, तो ये प्रजातंत्र सबसे पुराना प्रजातंत्र है। अगर भारत में इससे 10% भी, 5% भी ऐसा कुछ हुआ होता तो आप सोचते हैं कि क्या बवाल मचा होता, पर नहीं, वो उसकी बात नहीं करेंगे। जो अश्वेत लोग हैं अमेरिका में, उनके साथ क्या व्यवहार होता है उसकी बात नहीं करेंगे। इंग्लैंड की बात देख लीजिए। इंग्लैंड में प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं और जो प्रिंस हैरी की वाइफ हैं उनके खिलाफ तो ये अब समझा जाता है कि हर जगह पे एक जातिवाद का हुआ था, तो वो बात नहीं करेंगे। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये एक एजेंडा है। और रही बात जो स्वीडिश ऑर्गेनाइजेशन की है, उसके एक इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड के जो बहुत सीनियर मेंबर हैं, उनका मैं तारुफ करवा दूं आपसे। उनका नाम इत्जाज एहसान है और वो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर वगैरह रहे हैं।
तो वो क्या हम हमको प्रजातंत्र की बात करेंगे? क्या स्वीडन जो 1 करोड़ का मुल्क है जिसकी $50,000 पर कैपिटा इनकम है, वो हमको बताएगा कि प्रजातंत्र क्या होता है? क्या कोई मुझे बता पाएंगे कि प्रजातंत्र की परिभाषा क्या है? तो ये एक पखंड है, दोहरा मापदंड है और वाकई ही हमको अपने देश की प्रजातंत्र की प्रणाली पे गर्व है और हमको किसी से भी कोई शिक्षा नहीं चाहिए। ये जो अपनी शिक्षा है अपने पास रखें। लेकिन विष्णु सर, एक चीज़ मैं थोड़ा-सा, क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूँ और जिस स्वीडन इंस्टीट्यूट की बात मैं करूँ, गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय, ये अचानक नाम चर्चा में आता है या इससे पहले भी इसका कोई ऐसा प्रामाणिक इतिहास है कि आप रैंकिंग करते हैं और आप देशों में लोकतंत्र के बारे में चिंता जताते हैं? या फिर मैं कहूँ कि अचानक कोई इस तरह के संस्थान या उनकी रिपोर्ट्स प्रकाशित होनी शुरू हो जाती हैं और एक स्पेसिफिक समय काल के अंदर वो इतनी ज़्यादा लोगों की नज़रों में तवज्जो लाने की ज़रूरत क्या है, या हम उसे ओवर कहीं रिस्पेक्ट देते हुए उसको उस पर अगर रिएक्ट भी करते हैं, तो क्या ये कहीं ज़्यादा है उसके लिए? ये भी आपने जो टिप्पणी की बिल्कुल ठीक है कि ये रिपोर्ट्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये किन की रिपोर्ट्स हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके पैमाने अलग हैं, मापदंड अलग हैं। ये जो पश्चिमी देश हैं, जो विकसित देश हैं, जो अमीर देश हैं, उनके पैमाने के हिसाब से जाते हैं। मुझे तो 1779 याद आ जाता है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होने से पहले रानी ने पूछा कि ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहते हैं कि उनके पास ब्रेड नहीं है। तो उनका ब्रेड नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते हैं? तो ये केक वाले लोग हैं और हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे जो प्लान्स हैं, हमारे जो चैलेंजेस हैं, इनको नहीं पता। इन्होंने कभी पूछा है हमसे कि आके देखा है? अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के ये लोग रिपोर्ट लिखते हैं क्योंकि इनको इस चीज के पैसे मिलते हैं। ये व्यापारी हैं और इस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर इन पे ध्यान ना दिया जाए तो सबसे अच्छा है, पर इनको जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है कि अपने खुद झाँक के देखें कि आपके देश में क्या हो रहा है और आपके बाकी देशों, विकसित देशों के बारे में बात नहीं करेंगे ये लोग। ये लोग सिर्फ विकासशील देश और ख़ास तौर पे भारत के बारे में बात करेंगे क्योंकि एक स्वतंत्र भारत, एक विश्वस्त भारत, एक मजबूत भारत इनके मंसूबों पे खरा नहीं उतरता है। आलोक जी, एक आम आदमी के नज़रिए से सवाल ये है कि ये संस्थाएं जो इस तरह की रिपोर्ट जारी कर रही हैं, क्या अगर हम इतिहास में लौटते हैं, पिछले 1.5-2 दशकों में देखते हैं, इससे पहले कभी इनकी रिपोर्ट्स इस तरीके की आई हैं, या वाकई ये इनकी एक्सपर्टीज़ है, इसको लेकर इनका जो पैमाना है वो क्या है? क्यों हम इसे स्वीकार करें, क्यों हम इसे अस्वीकार करें? मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे ये दोनों संगठन हैं, जैसे फ्रीडम हाउस की आपने बात की, ये इस तरीके की जो रिपोर्ट्स हैं, इस तरीके की जो रैंकिंग्स हैं, ये पहले भी निकालते रहे हैं और अगर आप देखें तो ये इस तरीके के कार्य करते रहे हैं। पर इसमें 2 समस्याएं हैं। एक तो ये कि फ्रीडम हाउस जो है खुद एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है क्योंकि इसकी 80% जो वित्तीय सहायता है वो अमेरिकी सरकार से मिलती है और अमेरिका का जनतंत्र कितना पुख्ता है इसका हम उदाहरण देख चुके हैं पिछले राष्ट्रपति पद के चुनाव में, जिसमें हारने वाला उम्मीदवार आखिरी वक्त तक तैयार नहीं था कि वो चुनाव हार गया है। उसके बावजूद भी हर तरीके के जोड़ तोड़ कोशिश की गई, राज्यों के ऊपर दबाव बनाया गया कि आप चुनाव को इनवैलिड कर दें और वो भी नहीं हुआ तो हिंसा का सहारा लिया गया कि इस चुनाव को आगे न बढ़ने दिया जाए। तो ये तो रही बात फ्रीडम हाउस की जो हमें एक प्रमाण पत्र देने की कोशिश कर रहा है कि हम जनतांत्रिक हैं कि नहीं है, एक ऐसे राष्ट्र को जो दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है। और इसमें भी कोई शक की बात नहीं कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, जो पश्चिमी राष्ट्र हैं और जो उनके विश्लेषक हैं, वो इस बात को हजम नहीं कर पाए कि इतना बड़ा राष्ट्र जनतांत्रिक व्यवस्था के साथ एक सुदृढ़ राष्ट्र बनने की तरफ कैसे अग्रसर है। उनका हमेशा से इस तरीके की भविष्यवाणी थी कि ये राष्ट्र जो है बिखर जाएगा, ये टूट जाएगा। लेकिन भारत पिछले 7 दशकों में न केवल और ज्यादा सशक्त हुआ है, बल्कि संगठित भी हुआ है। हमारे जो राष्ट्र है, हमारा जो राष्ट्रवाद है वो बड़ा है। जहां तक सवाल वी डेमोक्रेसी का है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग का इंस्टीट्यूशन है और इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी है, तो मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा। जी। ये संस्था जो है दुनिया के सभी राष्ट्रों का आकलन करती रहती है और मैं ये नहीं समझता कि इस संस्था के पीछे कुछ इनका
दुराभाव है जो हमारे खिलाफ इन्होंने किया। लेकिन इनका जो सिस्टम है वो बड़ा डीपली फ्लॉड है। इनका जिस तरीके से ये इसका असेसमेंट करते हैं कि इस राष्ट्र को ये जनतांत्रिक है या नहीं है, वो बड़ा फ्लॉड है। ये क्या करते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो उस राष्ट्र का जानकार है, और सामान्यतः व्यक्ति उस राष्ट्र का नहीं होता। अब जैसे भारत के ऊपर जानकारी जानने की कोशिश की होगी, तो ऐसी संभावना है कि इन्होंने जिस जानकार को उठाया होगा वो पाकिस्तानी हो सकता है या कोई अन्य पड़ोसी राष्ट्र से हो। अब पिछले कुछ समय से इन कुछ पड़ोसी राष्ट्रों में इस तरीके की जो आवाजें हैं वो उठती रही हैं कि भाई भारत का जो जनतंत्र है वो खतरे में है। तो ये जो उसका आकलन है एक ऐसे एक्सपर्ट का, सो कॉल्ड एक्सपर्ट, जिसके दिमाग में शुरू से ही दुराभाव है, और इसी का हम असर ये देख रहे हैं। और इसीलिए जो विदेश मंत्री ने जो वक्तव्य दिए वो बिल्कुल सही दिए कि हमारे जैसी जनतांत्रिक व्यवस्था को, जो 7 दशकों से पूरी तरह से जनतांत्रिक, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले अगर आप 7 दशकों की बात करें तो शायद हमारा जनतंत्र जो है अमेरिका से भी ज्यादा सशक्त रहा है। क्योंकि अगर आप 7 दशकों पहले का अमेरिका देखें तो उसमें अश्वेतों के साथ काफी भेदभाव था। अब अब्राहम लिंकन और गृह युद्ध के बावजूद दक्षिणी राज्यों में अश्वेतों को वोट देने का अधिकार कई जगह छीन लिया गया था, पोल टैक्स के बहाने या फाइनेंशियल रेगुलेशंस लगा के। तो इस तरीके से जिन राष्ट्रों के अंदर जनतंत्र पूरी तरह से सक्षम नहीं था और वो था, वो हमारे ऊपर उंगली उठाए, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं लगता। और जैसा कि विदेश मंत्री ने कहा, हम वो राष्ट्र हैं जो, हम सिर्फ राष्ट्रवादी नहीं बल्कि हम तो अंतरराष्ट्रीयवाद की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हम 70 से ज्यादा देशों को जो है वैक्सीन दे रहे हैं, उनमें से अधिकांश को हम मुफ्त ये दे रहे हैं। जबकि ये जो सो कॉल्ड समृद्ध और जनतांत्रिक राष्ट्र हैं, ये अपने राष्ट्र को छोड़ के दूसरे राष्ट्र की तरफ तो सोच भी नहीं रहे। तो हमें किसी अन्य राष्ट्र से इस प्रमाण पत्र को लेने की आवश्यकता नहीं है कि हम जनतांत्रिक हैं या नहीं है। इस देश की जनता जानती है हम जनतंत्र हैं, और हम जानते हैं कि हम एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, एक जनतांत्रिक व्यवस्था का शासन तंत्र यहाँ चलता है। विष्णु सर, क्योंकि एक और जो अगर कहें तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो कि रैंकिंग को लेकर जिन्होंने जारी की, और मैं इनकी रिपोर्ट्स को देख रहा था कि 2019 से 2020 में भारत की नंबरिंग को और डाउन करते हैं, और उसके पीछे जो नंबरिंग कम करने के पीछे कारण देते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो चीज़ें बदली हैं या बदल रही हैं, या बोलने की स्वतंत्रता, या फिर अदालती कार्रवाई, पत्रकारों पर कार्रवाई, ये जो पैरामीटर हैं, ये एक्चुअली में क्या इन संस्थाओं के वो मानक हैं जिस पर सभी को मापा जाता है, या फिर स्पेसिफिक एजेंडे के तहत किसी एक राष्ट्र के खिलाफ या किसी एक सरकार के खिलाफ आपको जाना हो तो आप स्पेसिफिक पैरामीटर के साथ सामने आ जाएं? पैमाना तो बिल्कुल ठीक है जी, और वो जो पैमाना है वो सबके लिए साझा है, ये बिल्कुल ठीक है। पर पैमाने पे अंक कौन लगाता है? वो कोई अपने आप तो नहीं लग जाते, वो तो वो लगाते हैं, इंडिविजुअल्स लगाते हैं, या कोई जो भी जिनको काम सौंपा गया है वो लगाते हैं। तो वहाँ सब्जेक्टिविटी बहुत भारी आ जाती है। जहाँ तक इकोनॉमिस्ट मैगजीन का सवाल है, अगर हम देखें जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने लगातार सरकार के खिलाफ बोला है इकोनॉमिस्ट मैगजीन में। यहाँ तक कि मुझे याद है कि जब 2014 के चुनाव होने थे तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल था कि लोगों का आह्वान कर रहे थे कि मोदी साहब की पार्टी को वोट ना दिया जाए क्योंकि ये फला पार्टी है। तो ये कई ऐसे ये संस्थाएं हैं, अखबार हैं जिनके लिए वो पेट्रनाइजिंग है, जिनके लिए कहते हैं कि जो हम जानते हैं। आप देखिए, एक मैगजीन है, आप इकोनॉमिस्ट एक मैगजीन है, क्या उनके पास इतनी क्षमता है कि वो 135 करोड़ लोगों का मन समझ सकें या उनको बता सकें कि आपने क्या करना है? तो ये एक खेल खेला जा रहा है। ये जैसे मैंने कहा कि दोहरा मापदंड है, और इसके खिलाफ हमको जागरूक रहना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आगे जाता हूं। अब इकोनॉमिस्ट की बात ले लीजिए। इंग्लैंड में देखते हैं क्या हो रहा है। इंग्लैंड में इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स जो हैं, उनके लिए एक हेवन बना हुआ है। दुनिया भर से इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स, हमारे भी जाके वहां बैठे हुए हैं। तो उसकी बात होती है? उसकी बात नहीं होती।
अरबों की तादाद में, अरबों डॉलर की तादाद में हर साल पैसा आता है इंग्लैंड में, जिससे कि प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं, रियल एस्टेट खरीदी जाती है। वो पैसे का जो ओरिजिन है उस पर डाउट है, उसकी बात होती है नहीं होती है। तो हर जगह ये है कि मैं जो कहता हूँ वो ठीक है क्योंकि मैं एक विकसित देश हूँ, ये आप जो करते हैं वो गलत है क्योंकि आप एक विकासशील देश हैं। तो ये दुनिया में इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, हम भी जानते हैं। पर अब जो फर्क पड़ गया है वो ये भारत है कि जो चुप करके नहीं बैठेगा, वापस जवाब देगा और कहेगा कि साहब आप अपने अपने गिरबा में झांक के देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आखिरली बात ये है कविंद्र जी, कि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हमारा जो देश है या हमारी प्रणाली बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। हमारी कमियां हैं, बिल्कुल हैं। एक तो अगर साइज देखें पॉपुलेशन का तो क्या कमियों की औसत क्या है वो भी छोड़ दीजिए, पर मेरा सवाल ये है कि अगर हमारी कमियां हैं तो उसकी कमियों के खिलाफ आवाज कौन उठाता है? क्या बाहर वाले उठाते हैं? हमारे लोग उठाते हैं, हमारी मीडिया उठाती है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स उठाते हैं और हम उसको ठीक करते हैं। वो बात नहीं करेंगे। तो ये हकीकत है, इससे आंखें नहीं मूंदी जा सकती। ओके। आलोक जी, क्योंकि इसी अगर इकोनॉमिस्ट की हम रैंकिंग में देखूं और इससे पहले जो उन्होंने जारी की है, अ, भारत को अमेरिका के साथ खड़े करते हैं और फ्रांस, बेल्जियम और ब्राज़ील के साथ जो नई रैंकिंग में एक कैटेगरी रखी गई है वहाँ पे खड़ा कर देते हैं। अब मैं आपसे समझना ये चाह रहा था कि असल में जब ये जिनका, क्योंकि ये इस मैगज़ीन है, इसकी एक भरोसा है, एक थोड़ा-सा बैकअप मैं देखता हूँ जो बाकी संस्थान है उससे अलग नज़र आता है। लेकिन इसके बावजूद जैसा कि कहा विष्णु सर ने कि जो पैरामीटर हैं, जो आप देख रहे हैं, जो कंट्री के साथ कंट्री का पॉपुलेशन साइज़ देखते हैं, उससे आप कंपेयर करते हुए करने की बजाय क्या आप किसी स्पेसिफिक सरकार के खिलाफ एजेंडे को देखते हुए इस रैंकिंग को वो करते हैं, मॉडरेट करते हैं, या फिर बढ़ती राष्ट्र की ताकत को देखते हुए, चिंता करते हुए मॉडरेट करते हैं, या कुछ और? देखिए, जैसा कि एम्बेसडर विष्णु ने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि इन आंकड़ों पर जो अंक डाल रहा है वो कौन डाल रहा है। और इस वक्त दुनिया के कई राष्ट्रों में भारत की प्रगति, भारत की जो रिवाइवल हुआ है अर्थव्यवस्था का पेंडेमिक के बाद, उसको लेकर काफी चिंता है। और विशेषकर इस वक्त जबकि कई महत्वपूर्ण मुद्दों में जो विकास हो रहा है दुनिया में, जैसे कि अभी हमने देखा कि क्वाड के सर्वोच्च नेताओं की एक शिखर सम्मेलन हुआ, वर्चुअल हुआ, उससे दुनिया में काफी हलचल है। तो ऐसा मुझे लगता है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत, विशेषकर जो अभी वर्तमान में सरकार है भारत के अंदर, उसके खिलाफ वो अपने वैचारिक रूप से उनके गंभीर मतभेद हैं और वो इसको दिखाने के लिए जो है भारत की रैंकिंग को विभिन्न संगठनों में जो है उसको डाउन करते रहते हैं। और आप जितने भी दोनों तीनों संगठनों की बात कर रहे हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इन सभी संगठनों में कुछ व्यक्ति विशेष होते हैं जो इस तरीके का आकलन करते हैं। अब उन व्यक्ति विशेषों की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, उसके ऊपर कई बार यह निर्भर करता है कि किसी विशेष राष्ट्र की जो आपका जो आकलन है वो किस तरीके से होता है, कि वो जनतांत्रिक है या नहीं है। तो इस तरीके के जो आकलन करने वाले लोग हैं, उनका जो अपना एजेंडा है, तो हमको हमारा विरोध करने के लिए, हमारी रैंकिंग को डाउन करने की जो चेष्टा चल रही है, ये इसलिए और ज्यादा चल रही है प्रबल रूप से, जिससे कि भारत जो आज प्रगति कर रहा है वो कम हो जाए या स्टंटेड ग्रोथ हो जाए, जिसे कहने की कोशिश की जाए। विष्णु सर, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वाकई इस तरह की संस्थाओं के सर्वे या उनकी प्रकाशित रिपोर्ट्स या इनकी रैंकिंग उस देश के अगर इम्पैक्ट की बात करें, चाहे वो इंटरनेशनल सिनारियो में निवेश को लेकर हो या उसके राजनयिक वजूद या उसकी जो प्रतिष्ठा को लेकर हो, क्या वाकई इनका कुछ असर होता है या किस तरीके से होता है या कितना होता है? अगर मैं ये कहूं कि बिल्कुल असर नहीं होता है तो वो भी गलत होगा, पर कि कोई ज्यादा असर होता है ये भी ठीक नहीं है। जो कॉरपोरेशंस हैं, जो सरकारें हैं, जो बिजनेस हाउसेस हैं, वो
इनको रिपोर्ट्स को सुनते हैं, देखते हैं, पर उनके असेसमेंट्स के चैनल्स भी बिल्कुल अलग होते हैं। अब ये भारत को देख लीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, 141 के से 63 पे पहुँच गया है। हजारों लॉज बदले जा रहे हैं। तो फिर मैं यही कहूँगा कि ये नहीं कि हमने एक बिल्कुल उचित और परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, पर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अगले 25-30 साल में भारत लगातार प्रगति करता रहेगा, क्योंकि हमारा विकास की गति अभी शुरू हुई है। तो ये भी हकीकत है, और जिस तरह से पूंजी निवेश भारत में हो रहा है उससे पता लगता है कि ये लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है। तो अब पर एक चीज जरूर है कि काफी समय से जो लिखते हैं भारत के खिलाफ, जो खास तौर पे जो भारत के अगेंस्ट लिखते हैं, वो हमारे भारतीय लोग ही हैं। और वो कुछ चांदी के सिक्कों के लिए अलग अलग संस्थाओं में भारत के खिलाफ लिखते हैं, और वो एक तरह से क्रेडिबिलिटी देते हैं, क्योंकि ये संस्थाएं कहती हैं कि देखिए साहब, आपके अपने एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं। तो ये एक चैलेंज है जो कि हमको समझना पड़ेगा, और इसका रिबट करना, इसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और यही अब एक आश्वस्त भारत ने शुरू कर दिया है कि हमको जो हकीकत है, एक तो आंकड़े बोलते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी जब भी अपना वक्तव्य करते हैं वो भारत के बारे में बताते हैं कि भारत में क्या हो रहा है, क्योंकि बाकी लोग तो नहीं बताएंगे। और दूसरा ये है कि हमको लगातार ये जो एक प्रोपेगेंडा है भारत का, इसका खंडन करना पड़ेगा और हकीकत सामने लानी पड़ेगी। और ये धीरे धीरे जब देखेंगे कि इनकी दाल नहीं गल रही है, तो शायद इनका ये खेल थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, आलोक जी, क्या हमें इस तरह की रिपोर्ट्स या इन पर इस तरीके से, मैं कहूँ कि रिएक्शन के लिए ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है, ज़्यादा इनको स्पेस देने की ज़रूरत है, या हम इसे इग्नोर कर सकते हैं? और अगर नहीं तो वे आउट क्या है, रास्ता क्या है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं एम्बेसडर विष्णु जी की इस बात से सहमत हूं कि इनका बिल्कुल भी नहीं असर पड़ता, ऐसा कहना गलत होगा। क्योंकि जो लोग इस राष्ट्र से अनभिज्ञ हैं और वो इस राष्ट्र के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो पहली बार इस तरीके की रिपोर्टों को पढ़ते हैं और इनसे थोड़ा हद तक इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन इन पे जरूरत से ज्यादा ध्यान देकर हम इनको अन्यथा पब्लिसिटी दे रहे हैं। तो ये बात तो सत्य है कि हमें इन पर इतना ज्यादा समय देना मेरे ख्याल से व्यर्थ है, क्योंकि इसके माध्यम से हम इनको और एक क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई, आपको मैं बता सकता हूं कि आज की आपके इस प्रोग्राम या ये रिपोर्ट आने से पहले वी डैम को इस देश में 1% लोग भी नहीं जानते, बिल्कुल। लेकिन अब शायद हो सकता है 5% जानने लगे हों। तो ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि इस पे ज्यादा चर्चा करके हम उनको क्रेडिबिलिटी देते हैं। लेकिन ये कहना कि हम इस पे बिल्कुल ही ध्यान ना दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से विदेश मंत्री ने एक वक्तव्य दिया और उन्होंने जो कहा, वो बिल्कुल सही बात थी कि हमको किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। साथ ही साथ हमें देखना चाहिए कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ईआईयू की आपने बात की, वो 2014 में आपको 27वें रैंक पर रखा था और आज आपको 53वें रैंक पर रखा है। तो क्या कारण है जिसके कारण उनके अनुसार हम नीचे आए? तो शायद हमें उनको भी एक बार देखने की आवश्यकता है कि हाँ भाई, इसमें कोई तथ्य तो नहीं है, क्योंकि अधिकांश जो है, मैंने कहा, पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है और इसी कारण ये रैंकिंग्स डाउन हुई हैं। पर जैसे मैंने कहा कि क्या चीज है, उसके ऊपर भी हमें नजर देने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल से इन पर ज्यादा ध्यान देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से हम इन संस्थाओं को, जिनका कि इस देश में और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आज कोई वजूद नहीं है, उनको हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं और उनकी जो स्टैंडिंग है उसको हम और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी विष्णु सर, एक आखिरी कमेंट आपका। मैंने ये देखा है कि भारत की जिस तरह से प्रगति हो रही है, और खास तौर पे पिछले कुछ सालों में, वो एक बहुत सराहनीय है। हमारे देश की जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है, आर्थिक प्रतिक्रिया है, जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, अब जैसे कोविड क्राइसिस को जिस तरह से हमने मैनेज किया है,
और जैसे आलोक जी ने कहा कि अपना ख्याल रखते हुए देश दुनिया भर की फार्मेसी बन रहे हैं, हम पीस कीपिंग ऑपरेशंस में सबसे आगे रहे हैं और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और मुझे मेरी ये मान्यता है कि हम बिल्कुल ठीक रास्ते पे हैं। और जब देश प्रगति करता है तो कुछ लोग जलते हैं, कुछ संस्थाएं उनके खिलाफ बोलेंगी। हमने उसके आपके साथ चर्चा की है, पर जो भविष्य है वो हमारा है और जिस तरह से हम प्रगति कर रहे हैं हम इसी राह पे रहें और अपने पड़ोसियों को साथ लेके चलें। यही हमारी पॉलिसी है और यही होगी और यही होनी चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।